दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे पार्ट में चैप्टर नंबर 5। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था यहाँ पर कि प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, पूरक वस्तु क्या होती है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तुएं, ये सारी वस्तुएं हमने पढ़ी थी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं दूसरे पार्ट में यहाँ बाजार मांग फलन, यानी बाजार मांग फलन क्या होता है। हमने अभी तक देखा था पिछली वीडियो में व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है, तो अब देखेंगे बाजार मांग फलन क्या होता है। तो दोस्तों इसको समझते हैं बाजार मांग फलन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं बाजार मांग फलन होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये आपका बाजार है और इस बाजार में क्या है, एक उपभोक्ता तो होगा नहीं वस्तु खरीदने के लिए। ठीक है, यहाँ अनेक उपभोक्ता होंगे। क्या होंगे? अनेक उपभोक्ता, अनेक जो है उपभोक्ता होंगे, उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो है अनेक उपभोक्ता होंगे। क्या होंगे? अनेक उपभोक्ता बाजार में। तो ये सभी जो है कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, तो इनकी कुछ मांग होगी। ये क्या करेंगे? मांग करेंगे, यानी बाजार में क्या है, मांग कर रहे हैं उपभोक्ता। क्या करेंगे? मांग करेंगे। ठीक है, जब ये मांग करेंगे तो क्या होगा, उस मांग को, इस मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, जो इस मांग को, जैसे कि यहाँ पर उपभोक्ता है, यहाँ पर ये बाजार है और यहाँ पर बाजार में लोग आए हुए हैं। ठीक है, ये बाजार में लोग आए हैं वस्तु और सामान खरीदने के लिए, यानी इनकी कुछ मांग होगी, यानी ये मांग करेंगे, इन्हें किसी चीज़ की मांग है, यानी वस्तु की ज़रूरत है, इसलिए उसकी मांग करेंगे। तो वो मांग जो है, ये जो मांग है, इस मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? प्रभावित। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले। तो प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? उन्हें कहते हैं हम बाजार मांग फलन के कारक, यानी जो बाजार मांग को प्रभावित करते हैं, यानी कम या ज़्यादा कर देते हैं। यानी ये जो व्यक्ति है, उपभोक्ता है, खरीदने आया, मान लीजिए यहाँ पर एक ये बाजार है, यहाँ पर एक खरीदने आया है, एक वस्तु खरीदने आया है। ठीक है, क्या खरीदने आया है? कोई भी चीज़, मान लीजिए ये फ़ोन खरीदने आया है। ठीक है, तो ये क्या खरीदने आया? फ़ोन। तो फ़ोन खरीदने आया, इसको पता चला कि इस फ़ोन की कीमत 10,000 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाती है? 12,000 हो जाती है। अब बात करते हैं, 12,000 हो गई, तो क्या उस स्थिति में ये उपभोक्ता, यानी यहाँ पर ये उपभोक्ता क्या लेकर आया? 10,000 रुपये लेकर आया। इसको पता था 10,000 का फ़ोन है, लेकिन जब ये बाज़ार में पहुँचा तो इसको पता चला कि वो फ़ोन 12,000 का हो गया। तो अब देखिए इस उपभोक्ता की मांग प्रभावित हुई, मतलब जिसको 10,000 का फ़ोन लेना था अब ये नहीं ले पाएगा, यानी मांग कम हो जाएगी। इसी तरह अगर एक उपभोक्ता है तो यहाँ मांग जो है थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर बहुत सारे उपभोक्ता हैं तो इस तरह की स्थिति में जो है मांग कम हो जाएगी, कोई फ़ोन नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो ये मतलब हुआ यहाँ मांग बाजार कीमत पर, यानी बाजार मांग फलन का। तो यानी फलन क्या होते हैं? फलन जो होते हैं बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कारक हैं। तो पहला कारक जो होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बाजार मांग फलन के कारक क्या हैं? पहला है पी का मतलब होता क्या है, तो इनके बारे में देखिए, PX, PRYTEN और YT। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि होते क्या हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। तो हम इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या है। तो हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था हमने? Y, यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया, जैसा कि आपको मैंने यहाँ बताया, यहाँ पर जो मैंने पढ़ा था ये क्या है, यहाँ पर देखिए DX के बारे में पढ़ा था हमने। PX क्या होता है? DX क्या होता है? वस्तु X की मांगी गई मात्रा होती है, यानी जो उपभोक्ता है वस्तु है और उपभोक्ता वस्तु की मांग कर रहा है, यानी मांगी गई मात्रा है। यानी एक उपभोक्ता बाजार में आया और उसने मांग की वस्तु की, तो वो क्या है? उसके द्वारा मांगी गई मात्रा है, इसको दर्शाते हैं हम DX के माध्यम से। उसके बाद देखिए PX क्या है? PX है वस्तु X की अपनी कीमत, यानी वस्तु X की अपनी कीमत, जो वस्तु मांगने आया उपभोक्ता, उस वस्तु की कीमत को कहा जाता है PX।
तो कैसे देखिए पी एक्स कीमत तो अभी प्रभावित करेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर 10,000 का फ़ोन है वो 12,000 का हो जाता है तो उसमें स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता उस फ़ोन को नहीं खरीद पाएगा, मांग कम हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पी आर संबंधित वस्तु की कीमत भी प्रभावित करेगी, यानी संबंधित वस्तु की कीमत मतलब जो है उसी से संबंधित दूसरा फ़ोन। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 फ़ोन मिल रहे हैं, वही फ़ोन थोड़ा सस्ते में और मिल जाए तो क्या होगा, उससे जो है उसकी मांग प्रभावित हो जाएगी। उसके बाद वाई देखिए उपभोक्ता की आय का मतलब अगर उपभोक्ता की आय ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाएगा, अगर कम है तो वो कम वस्तु खरीद पाएगा। उसके बाद देखिए टी उपभोक्ता की रुचि। देखिए मान लीजिए अगर उपभोक्ता की रुचि ही नहीं है, यानी इच्छा ही नहीं है खरीदने की, तो खरीद नहीं सकता। उसी तरह ई भी है उपभोक्ता की संभावना, यानी कितनी संभावना है कि वह खरीदता है। अगर ज़्यादा संभावना है तो मांग की मात्रा जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर कम संभावना है तो मांग की मात्रा कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से होता है। उसके अलावा यहाँ पर 2 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं जब हम बात करते हैं बाज़ार मांग की स्थिति में। ये व्यक्तिगत थी, बाज़ार मांग की स्थिति में 2 चीज़ें और बढ़ जाएंगी, उनका नाम है यहाँ पर देखिए एन मतलब होता है क्रेताओं की संख्या, यानी क्रेताओं की संख्या भी आ जाएगी। देखिए व्यक्तिगत में क्या था, व्यक्तिगत में एक ही व्यक्ति आया था लेने, यानी एक ही व्यक्ति को प्रभावित कर रही थी। तो मांग क्या है, एक व्यक्ति को प्रभावित कर रही थी, मतलब जो मांग थी वो एक व्यक्ति के माध्यम से प्रभावित हो रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी व्यक्ति जो बाज़ार है, बाज़ार में तो एक व्यक्ति आता नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, कोई भी खरीद सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है क्रेताओं की संख्या, अगर क्रेता ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी, यानी क्रेता क्या होगा, मांग भी क्या हो जाएगी। अगर क्रेता मान लीजिए यहाँ पर आपके पास दुकान है, यहाँ पर समझिए आपके पास यहाँ पर एक दुकान है और इस दुकान में जो है 10 क्रेता आ जाते हैं। क्रेता मतलब होता है उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता। क्रेता का मतलब होता है खरीदने वाला। क्रेता कौन होता है, खरीदने वाला कौन, उपभोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर 10 उपभोक्ता आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर कितनी है, मान लीजिए यहाँ पर फ़ोन ही है, तो 10 व्यक्ति फ़ोन खरीदेंगे तो फ़ोन की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। तो जितने ज़्यादा उपभोक्ता आएंगे, जितनी ज़्यादा संख्या आएगी, यानी जितने ज़्यादा लोग आएंगे खरीदने, उससे क्या होगा, उसकी जो है वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। और जितने कम हो जाएंगे, जो कम खरीदने आएंगे, तो डिमांड जो है कम हो जाएगी, यानी मांग कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ देखिए आय का वितरण। अब देखिए आय का वितरण से क्या मतलब है, यहाँ पर अगर व्यक्ति की, देखिए व्यक्ति जो है काम करते हैं, हमारे देश में बहुत से व्यक्ति हैं जो काम करते हैं, और यहाँ पर जो काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन सब की आय बराबर हो, तो सबकी आय बराबर नहीं होती। इसलिए यहाँ पर आय का वितरण असमान होने के कारण ये मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर आय ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वस्तुओं को खरीद पाने में सक्षम होगा, अर्थात वह ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाएगा। लेकिन अगर उसकी आय कम है तो वो कम वस्तु खरीदेगा। तो इस प्रकार से क्रेताओं की संख्या, आय का वितरण ये प्रभावित करता है। उसके बाद देखते हैं मांग का नियम। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पेपर में आ जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम क्या होता है समझते हैं। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, एवं इसके विपरीत। मतलब अन्य बातें समान रहती हैं और किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होती है, यानी कीमत में कम होने पर, जैसे कि अगर कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में जो है वृद्धि हो जाती है, और इसके विपरीत भी होती है। अगर कीमत बढ़ जाती है तो मांगी गई मात्रा जो है कम हो जाती है, उसकी जो है वृद्धि नहीं होती, उसमें जो है यहाँ पर नीचे की ओर चली जाती है, कम हो जाती है। जिसका मतलब है कि वहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, कम कीमत। देखिए अब मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक दुकान है और इस दुकानदार के पास टीवी है, टेलीविज़न, ये टेलीविज़न बेचता है। अब ये टीवी बेचता है, यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर देखिए अन्य बातें समान रहने का क्या मतलब है। अन्य बातें समान रहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, या फिर फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए जो मांग फलन, जैसे कि यहाँ पर मांग फलन की स्थिति में क्या होता था, मांग बढ़ती थी और कम होती थी, तो मांग फलन की कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अन्य बातें समान रहनी चाहिए। अन्य बातें मतलब सभी चीज़ें समान रहनी चाहिए, यानी उसका रेट समान होना चाहिए, सभी समान होना चाहिए। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर, देखिए यहाँ पर टीवी की कीमत क्या थी, 10,000 है फिक्स कीमत, क्या है 10,000 फिक्स कीमत है, लेकिन कल को ये क्या होती है, इसकी कीमत 8,000 रुपये हो जाती है। तो क्या होगा, लोग इसे ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि 10,000 की चीज़ जो है अब 8,000 में मिल रही है, तो लोग अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, यानी इसकी क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु की कीमत 10,000 थी, अब यहाँ पर 8,000 हो गई। तो कीमत कम होने से तो जो मांगी गई मात्रा है, जो लोगों के द्वारा मांगी जा रही मात्रा है, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर टेलीविज़न खरीदना चाह रहा था, यहाँ पर एक व्यक्ति टेलीविज़न खरीदना चाह रहा था, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर वो टेलीविज़न 10 की बजाय 8 में मिल जाता है, तो ये क्या करेगा व्यक्ति, ये अपने पड़ोसी के लिए भी एक खरीद लेगा, या पड़ोसी को भी बोल देगा कि ये टेलीविज़न बहुत सस्ते में मिल रहा है, मुझे 10 का टेलीविज़न जो है 10,000 का टेलीविज़न 8,000 में मिल गया, जिससे तो ये भी उपभोक्ता क्या करेगा, ये वाला व्यक्ति भी यहाँ पर ये टेलीविज़न खरीदेगा। यानी क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये मांगी गई मात्रा, देखिए एक व्यक्ति मांग रहा था, अब 2 व्यक्ति मांग रहे हैं, तो एक टेलीविज़न पहले बिकता, अब 2 टेलीविज़न बिकेंगे, उसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है, वस्तु की जो वस्तु है कीमत कम हो जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। यानी अगर वस्तु की कीमत, यानी टीवी की वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, और अगर कीमत जो है बढ़ जाएगी, इसका उल्टा कर दो, कीमत बढ़ जाएगी तो मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी। मान लीजिए ये 10 की बजाय अब 12 का हो गया, अब 12 का मिल रहा है भैया, अब ये खरीदने आ रहा था, ये जैसे तैसे खरीद लेगा, लेकिन ये दूसरे को नहीं कहेगा खरीदने के लिए, क्योंकि इसको खुद महंगा पड़ा है, ये हो सकता है ये भी ना खरीदे, तो मांगी गई मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा, ये मांग का नियम होगा, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांगी गई मात्रा बढ़ेगी, और कीमत कम होगी तो मांगी गई मात्रा कम होगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, मांग के नियम की मान्यताएं। मांग का जो नियम है अभी हमने पढ़ा है, उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, जैसे कि अन्य बातें समान होने का अर्थ। सबसे पहले देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अन्य बातें समान होने का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता की रुचि स्थिर रही, यानी रहती है। तो क्या हुआ, ये कहता है कि अगर उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहेगी तो अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है, यहाँ पर उपभोक्ता की जो रुचि है वो स्थिर रहनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर रुचि या कम या ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाएगी तो मांग पर जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा, यानी मांग कम हो जाएगी और मांग ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रुचि क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, यानी ज़्यादा ना तो ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा बढ़े। उसके बाद क्रेताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता चाहिए, यानी क्रेताओं की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर क्रेताओं की आय में परिवर्तन हो गया तो क्या होगा, परिवर्तन होने से जो है व्यक्ति की आय बढ़ेगी, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, तो वस्तु की मात्रा, मांग, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मान्यता है, तो यहाँ पर क्या है, पहली मान्यता उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहे, उसके बाद जो है मांग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फिर संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो संबंधित वस्तु होती है कीमतों परिवर्तन, जैसे मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 2 वस्तु हैं आपके पास, यहाँ पर क्या है, चाय है और कॉफ़ी। ठीक है, यहाँ पर कॉफ़ी है, कॉफ़ी, ठीक है, चाय और कॉफ़ी, एक वस्तु चाय, एक दूसरी वस्तु कॉफ़ी। मान लीजिए यहाँ पर दोनों की कीमत क्या है, 10 रुपये है। ठीक है, दोनों की कीमत क्या है, 10 रुपये। और यहाँ पर क्या होता है, संबंधित वस्तु की कीमत, देखिए एक दोनों संबंधित हैं, मतलब संबंधित का मतलब है अगर इस वस्तु की ये वस्तु कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो हम इसका यूज करने लगेंगे। ठीक है, अगर ये वस्तु ख़त्म हो जाती है तो हम इसका यूज करने लगेंगे। तो एक दूसरे से संबंधित वस्तु हैं।
तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये 8 रुपये में मिल जाए तो 8 में मिल गई तो क्या होगा, यहाँ पर 8 में मिलने पर यहाँ पर इसकी कीमत कम हो जाएगी 2 रुपये, और लोग क्या करेंगे, इस वस्तु को ख़रीदना चालू कर देंगे, यानी चाय की बजाय वो कॉफ़ी को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर मांग के नियम में परिवर्तन होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद है उपभोक्ता भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तनों की संभावना नहीं करता। यानी जो उपभोक्ता होता है वह नहीं ये सोचकर चलता है कि जो भविष्य में है, यहाँ पर भविष्य में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, यानी वस्तुओं में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे या बदलाव होगा, ज़्यादा बड़ा बदलाव होगा, ये उपभोक्ता सोचकर नहीं चलता है। तो ये हमारी थी 4 मान्यताएँ। पहली मान्यता थी कि उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहनी चाहिए। दूसरी थी कि क्रेता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरी कि वस्तु की जो है कीमतें होती हैं वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, यानी संबंधित वस्तुओं की। चौथा था यहाँ पर उपभोक्ता ये नहीं सोचता है कि भविष्य में उसमें जो है ज़्यादा परिवर्तन होगा। उसके बाद देखते हैं हम मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, ये देखते हैं। इसके कुछ कारण हैं, यहाँ पर समझते हैं क्या क्या कारण हैं। मांग वक्र का जो ढलान होता है ऋणात्मक होता है, एक पहला कारण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ये क्या नियम है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, देखा था कि क्या नियम होता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो मैं यहाँ पर दोबारा भी बता देता हूँ, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब उपयोगिता बढ़ती है, यानी इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है। क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ये मतलब हुआ जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ेगी, मान लीजिए यहाँ पर एक पेप्सी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक पेप्सी है, तो यहाँ पर एक पेप्सी है, जब इस पेप्सी की उपयोगिता बढ़ेगी, यानी अगर व्यक्ति इसको, यहाँ पर जो है इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, उपयोगिता बढ़ेगी, यानी अगर यहाँ पर एक व्यक्ति ने इसको ख़रीदा, अब ये चीज़ इसको अच्छी लगी, तब क्या होगा, ये दूसरों को भी बोलेगा, तो दूसरा व्यक्ति भी खरीदेगा। तो क्या होगा, इसकी ये अच्छी लगी तो इसका मतलब दूसरा भी खरीदेगा, तीसरा भी खरीदेगा, चौथा भी खरीदेगा। इससे क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी, और यहाँ पर क्या है, इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। क्योंकि उपयोगिता बढ़ी है तभी तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने दूसरों को सजेस्ट किया है कि ये खरीदेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर व्यक्ति की जो है वो यानी वस्तु की उपयोगिता बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, इसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता तो यही है, क्या होता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है। इसका नियम ये होता है कि अगर वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाती है, कम हो जाती है, कम होने लगती है। जैसे कि आपको मैंने ग्राफ में बताया था कि इस तरह से कुछ ग्राफ मैंने आपको बनाया था कि यहाँ पर जो इस तरह से बढ़ता है ये उपयोगिता का ग्राफ है TU, और दूसरा ग्राफ था सीमांत उपयोगिता का, यहाँ पर मैंने आपको बता के दिखाया था, यहाँ पर जो इस तरह से। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर जब सीमांत कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो उस वक्त क्या हो रहा है, MU सीमांत उपयोगिता घट रही है। तो यही चीज़ है, जब यहाँ पर कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। ये है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ढलान ऋणात्मक क्यों होता है ये बताता है, तो इसके कारण होता है। उसके बाद दूसरा कारण क्या है, आय प्रवाह। आय का प्रवाह के कारण, आय का प्रवाह देखिए क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, तो उसके कारण भी होता है। आय का प्रवाह ऋणात्मक होगा तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, और यहाँ पर नहीं धनात्मक होगा तो ये भी धनात्मक हो जाएगा। उसके बाद प्रतिस्थापन प्रभाव, वस्तु क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव भी उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद उपभोक्ता समूह का आकार, अगर उपभोक्ता समूह का आकार बड़ा है या कम है तो वो भी क्या करता है, यानी मांग वक्र का उपभोक्ता समूह का आकार जो है मांग वक्र को प्रभावित करता है। उसके बाद देखते हैं विभिन्न उपयोगिताएं,
तो विभिन्न उपयोगिताएं वस्तु की होती हैं, वो भी क्या करती हैं, उसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम जो है ढलान, यहाँ पर ढलान वक्र क्यों होता है, यानी मांग का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम जो है उसे प्रभावित करता है, आय का प्रभाव होता है, इसलिए प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, उपभोक्ता समूह का आकार होता है, विभिन्न उपयोगिताएं होती हैं, इन कारणों की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ जो है मांग के नियम के अपवाद हैं, यानी कुछ मांग के नियम होते हैं उनके अपवाद हैं। क्या क्या हैं, यहाँ पर प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, कुछ वस्तुएं होती हैं जो प्रतिष्ठा सूचक होती हैं, यानी जिन्हें लोग खरीद लेते हैं तो वो जो है एक प्रतिष्ठा का सूचक बन जाती हैं। तो गिफन वस्तुएं तो ऐसी ही वस्तुएं होती हैं, और विवेक रहित वस्तुएं, मूल्यांकन, तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ जो हैं इनके अपवाद हैं, इन पर ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना छठा, मांग वक्र पर संचालन तथा मांग वक्र में खिसकाव। तो अब यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मांग वक्र पर संचालन क्या होता है तथा मांग वक्र में खिसकाव किस प्रकार से होता है। तो मांग वक्र संचालन और खिसकाव को समझते हैं। मांग वक्र का विस्तार और मांग वक्र का संकुचन। तो दो प्रकार से होता है खिसकाव, यानी संचलन क्या होगा, या यहाँ पर खिसकाव या संचलन किस प्रकार से होगा मांग वक्र में, यहाँ पर होगा मांग का विस्तार, या मांग का अगर विस्तार कर दिया जाए तब होगा, या मांग का संकुचन कर दिया जाए तब होगा। तो मांग वक्र पर संकुचन, अगर मांग वक्र का संकुचन कर दिया तो किस प्रकार से होगा, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो इससे क्या होगा, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा। जैसी मांग का हम संचलन करते हैं, संचलन मतलब मांग वक्र पर संचलन करना है, तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, दो प्रकार के होते हैं ये, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। देखिए क्या करना है, देखिए मांग क्या होगा, मान लीजिए एक मांग है, जो मांग बढ़ेगी कब और घटेगी कब। तो मांग में विस्तार, मांग बढ़ जाएगी, मांग में संकुचन, मांग कम हो जाएगी, ये मतलब है इसका। उसके बाद देखते हैं वस्तु की कीमत में कमी। देखिए अब यहाँ पर सीधी सी समझने वाली बात है, आम बात है कि अगर वस्तु की कीमत में, यानी अगर वस्तु की कीमत में, यहाँ पर देखिए अगर वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो मांग में विस्तार हो जाएगा। क्या मतलब, अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो वस्तु जो है ज़्यादा मात्रा में लोग खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, मांग बढ़ेगी। वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई तो मांग का संकुचन होगा। तो सीधी सी बात है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, यानी एक व्यक्ति है वो मांग करता है किसी मात्रा की, यानी वस्तु की मात्रा की, यानी मान लीजिए टीवी खरीद रहा है एक व्यक्ति, तो क्या करेगा, वो टीवी, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर ये वाली चीज़, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने टीवी वाला, ये वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ये उपभोक्ता है, यहाँ पर उपभोक्ता जो है अगर कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदने के लिए तैयार होगा, और भी लोगों को बताएगा कि और भी खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी। लेकिन उसी वक्त अगर कीमत ज़्यादा हो जाती है तो इस वस्तु की मांग जो है कम हो जाती है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, तो यही है, वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो मांग में विस्तार हो जाएगा, यानी कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी। उसके बाद ये था। अब देखते हैं मांग वक्र का खिसकाव। जो मांग वक्र होता है उसका खिसकाव देखते हैं। मांग में परिवर्तन। तो सबसे पहले मांग वक्र का खिसकाव कैसे होगा, जब उसमें परिवर्तन होगा। तो मांग वक्र में यदि परिवर्तन होगा तभी तो उसका खिसकाव होगा। तो किस प्रकार से होगा, पहला, मांग वक्र नीचे या बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी मांग वक्र जो है नीचे की ओर खिसक जाएगा, इसमें मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा। यानी जब देखिए मांग बढ़ जाएगी, यानी मांग में वृद्धि, क्या है, मांग में वृद्धि। अगर मांग बढ़ जाती है तो मांग वक्र ऊपर की ओर खिसकेगा, और मांग कम हो जाती है तो मांग वक्र नीचे की ओर खिसकेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक और चीज़ है, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण, यानी अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। ये कैसे होगा, जब अन्य तत्व जो होते हैं ना, आय होती है, स्थिरता होती है, यानी आय होती है उपभोक्ता की, बहुत सारे तत्व होते हैं जो जिनकी वजह से जो है उनमें परिवर्तन होता है, उससे जो है मांग में वृद्धि होती है और मांग में कमी होती है।
तो मांग में परिवर्तन कैसे होगा, मांग में वृद्धि कैसे होगी। अगर मांग में वृद्धि हुई तो इसका वक्र जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, और मांग में कमी हुई तो इसका वक्र नीचे की ओर चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये समझ में आया होगा मांग वक्र का जो है किस प्रकार से होता है। फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट में इसी चैप्टर के।